मेरा नाम श्रुति है। मेरी शादी पार्थ से कुछ दिन पहले ही हुई थी। मैं बहुत अमीर ख़ानदान की बहू थी। मैं भी एक अमीर ख़ानदान से थी। मेरे ससुर जी बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी सास नहीं थी। कुछ साल पहले ही उनका देहांत हो गया था। मेरी शादी की पहली रात थी और उसी रात मैंने एक लड़की की आवाज़ सुनी थी, जैसे वो अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखती हूँ कि आवाज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है, लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, कैसे मुँह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती थी। 1 घंटा वो आवाज़ गूंजती रही। उसके बाद शांति छा गई। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद को दूर जा चुकी थी। अगली सुबह मैंने पार्थ से कहा कि मुझे यहाँ घुटन होती है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। हमारा एक और बंगला है ना मुंबई में, मुझे वहीं ले चलो। मेरी बात पर ना जाने क्यों पार्थ की मुस्कुराहट गायब हो गई। फिर वो कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मेरी बात सुनकर वो किसी गहरी सोच में चला गया। मैं नींद से चूर थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी नींद उसी चीख से खुली। वो एक लड़की की चीख थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी। मैंने तुरंत पार्थ को जगा दिया। मैंने पार्थ से कहा कि मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। मेरी बात पर पार्थ कहने लगा, कैसी आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो कहने लगा, मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। ये कहकर वो फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। अगली सुबह फिर मैंने पार्थ से मुंबई चलने के लिए कहना शुरू कर दिया। 2 दिन से मुझे चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती थी। पार्थ मुझे ध्यान से देख रहा था। वो बार बार मुझे चुप करा रहा था। वो मुझसे कहने लगा, बरसों से इस हवेली में किसी का साया है। ऐसे ही आवाज सुनाई देती है जैसे कि तुम्हें सुनाई दे रही है, लेकिन उस साये ने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे पार्थ की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस मुंबई जाने का इंतजार था। सुबह नाश्ते के बाद मेरे ससुर जी ने पार्थ से कहा, मुंबई कब जा रहे हो? ये सुनकर पार्थ के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी। ससुर जी कहने लगे, शाम तक मुंबई जाने की तैयारी करो, वहाँ के काम देखो। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ी हो गई तो मेरे ससुर जी कहने लगे, बहू आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और पार्थ की पैकिंग भी करनी है, शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर ससुर जी कहने लगे, तुमने बहू को नहीं बताया कि अब ये यहीं रहेगी? मैं आश्चर्य से पार्थ की तरफ देख रही थी। वो कहने लगा, मैं भूल गया था पापा। मेरे ससुर जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती है, तुम यहीं रहोगी। पार्थ शाम को मुंबई के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई थी। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी। रात को जब चीखने की आवाज आती तो मेरी आंख खुल जाती। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखने की आवाज आती थी तो नौकरानी भी करवट बदलती रहती थी। मुझे शक होने लगा था कि नौकरानी भी उन आवाजों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से उसके बारे में पूछा तो वो घबराई हुई लगती थी और कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी है। मैंने उसके डर से ये तो अंदाजा लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है, इसलिए उसने कहा कि मैं नहीं जानती हूँ। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से भी मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। अगली रात जब मैंने चीखने की आवाज सुनी तो ये ठान लिया कि सच्चाई क्या है इसका पता लगा कर ही रहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यकीन हो चुका था कि ये मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाजा खोला। मुझे वो आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वो तो मेरे ससुर जी का कमरा था, जहाँ से लड़की के चीखने की आवाज आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो भी ऐसे हो सकते हैं। मैं दरवाजे के होल से देखने लगी। वो एक 13 साल की लड़की थी, गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ पता चल रहा था। वो अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, लेकिन मेरे ससुर ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया। उस होल से ज्यादा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था तो मैं मेरे ससुर जी के कमरे के बाहर की खिड़की से उस कमरे में पहुंच गई। उस कमरे को किसी दुल्हन के कमरे की तरह सजाया गया था। मैं उसी खिड़की के पास एक कोने में छिप गई। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक 12 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वो चिल्ला रही थी, बार बार कह रही थी उसे घर वालों के पास जाना है। वो लड़की बहुत ज्यादा रो रही थी। वो दरवाजा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीख पुकार की आवाज हवेली की बेजान दीवारों से गूंज रही थी। मेरा ससुर गुस्से से उठा और उस लड़की का बाल पकड़कर कहने लगा, नीच जाति की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने जुबान चलाए। ये कहकर उसने उस लड़की को बड़ी जोर से जमीन पर पटका, फिर उसकी गर्दन पर अपने पैर मारने लगा और वो लड़की दर्द से चीखने लगी। और मैं ये सब देख नहीं पा रही थी। न जाने कैसे मैंने खुद को काबू किया। फिर उस आदमी ने उसको पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उसने उस लड़की के चेहरे पर लगाया, उस लड़की के चीखने की आवाज के साथ साथ मेरी चीख भी निकल गई। मेरी चीख सुनकर वो समझ गया कि कमरे में उस समय कोई और भी है। इससे पहले कि वो मुझे घूरता, मैं उसी खिड़की से बाहर निकल चुकी थी और शायद वो मुझे देख चुका था, लेकिन मैं अपने कमरे
कमरे में जाने के बजाय हवेली के पीछे चले गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई थी। बहुत से कदमों की आवाज सुनाई दी थी और मैं घनी झाड़ियों में छिप गई। फिर मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही और हल्की हल्की जैसे ही रोशनी हुई मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त एक बस मुंबई से वहां आकर रुकी। मैंने उस बस की खिड़की पर पार्थ को बैठे हुए देखा। मैंने चिल्लाते हुए पार्थ को आवाज दी। पार्थ ने जैसे ही मेरी आवाज सुनी वो भागकर बस से नीचे उतरे और मुझे गले से लगा लिया और गले लगाकर मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ तुम इस तरह? मेरे बाप ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? मैंने सारी बात पार्थ को पहले ही बता दी थी। वो फौरन मुंबई से निकल गए थे। मैंने कहा, नहीं पार्थ, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारे बाप के खिलाफ मेरे पास बहुत सारे सबूत है। हम दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां पहुंचते ही मैंने वो वीडियो पुलिस को दिखा दी। मेरी वजह से उस गाँव में इस घिनौने खेल का किस्सा खत्म हुआ था और मेरे ससुर को जेल हो गई। वो गाँव की कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत करके उससे दूसरी जगह पर भेजते थे और कुछ को मार देते थे। अब मैं और मेरे पति मुंबई में ही रहते हैं। अब हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं और हमारी एक प्यारी सी बेटी है। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत ही खुश हूँ, लेकिन उस दिन के बाद हम कभी भी उस हवेली में वापस नहीं गए।